अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। आज हमने जो है ना चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करना है। कुछ एक इसका स्टार्ट ले लेते हैं, फिर जैसे अब आप नेक्स्ट वीक आपके जो है वो मिड हैं, तो अभी तक वैसे कोई टाइम टेबल तो नहीं आया मेरा ख्याल है, डेट शीट और समथिंग लाइक सर दिस। डेट शीट तो नहीं आई। सर क्या डेट है मिड की? नो सर, अभी नहीं आया टाइम ना। आज 26 से स्टार्ट है। जो अपना एकेडमिक कैलेंडर है और जो कंट्रोलर की मेल थी उसके मुताबिक तो 26 से स्टार्ट है, मगर अभी तक कोई डिपार्टमेंटल ईमेल नहीं आई। वैसे तो चेयरमैन साहब ने एक ईमेल की थी कि मतलब फॉर इंफॉर्मेशन के ये इस तरह से कंट्रोलर ने बताया, लेकिन मे बी आज या कल में शायद डेट शीट आ जाए, अभी तक तो नहीं आई। तो बहरहाल 1 घंटे का होगा ये सर ने उसमें मेंशन किया था कि टाइम जो है वो 1 आवर ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, और 10 मिनट्स फॉर अपलोडिंग द सॉल्यूशन। बाकी ये देखें, मेरा ख्याल है आज कल में आ जाएगी, फिर सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी, यही कह सकते हैं। आसान पेपर बनाइएगा सर। अच्छा, आसान ही होगा, वैसे तो ओपन बुक है। ठीक है, अच्छा लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर नंबर 7 जो है ना, रोटेटिंग मशीनरी प्रोटेक्शन, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो आफ्टर चैप्टर नंबर 4 मैं चाह रहा था, मगर चूंकि चैप्टर नंबर 4 में ओवर करंट रिले हम पढ़ रहे थे, तो फिर चैप्टर जो 8 है ट्रांसफार्मर का, वो काफ़ी रिलेटेड था उससे, तो इसलिए हमने वो पढ़ लिया है। बल्कि अब ये थोड़ा सा हमें आसान भी लगेगा रिगार्डिंग द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, क्योंकि उसमें हम डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी डिफरेंशियल के क्वेश्चंस हैं, तो वो हमें रिलेटिवली कुछ ईजी लगेगा। अच्छा, रोटेटिंग मशीनरी जो है ना, इससे मुराद दोनों चीज़ें हैं, मोटर भी और जनरेटर भी, और ये दोनों ही रोटेटिंग मशीनरी है। बाकी ट्रांसफार्मर, आपकी जो है ट्रांसमिशन लाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक हैं। ठीक है, यानी वी हैव जनरेटर एंड मोटर, इसकी बात होगी इसमें। ठीक है, ये आपके पास रोटेटिंग मशीनरी में आ जाते हैं। और जो आपके पास ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, या और जो दूसरे स्टैटिक कोई लोड्स हैं, वो सारा आपका फिर ये स्टैटिक डिवाइसेस है। ठीक है, स्टैटिक डिवाइसेस, इसका जो फ़र्क है ना, वो जब हम ख़ास तौर से प्रोटेक्शन या फॉल्ट टाइप चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो मतलब रोटेटिंग मशीनरी का और जो स्टैटिक मशीनरी है, उन दोनों का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ज़ाहिर बात है, ये एक चीज़ रोटेट कर रही है, तो इसकी मेक डिज़ाइन सारा उसमें रोटेशन और उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन शामिल होगी, और एक चीज़ बिल्कुल ही स्टैटिक है। तो इसमें जो चैप्टर है ना, इस ये मोटर जनरेटर दोनों को इकट्ठा कवर कर रहा है, पहले जनरेटर को, फिर उसके बाद मोटर को, और जो चीज़ें कॉमन है वो फिर कॉमन ही डिस्कस करता है। अच्छा, तो वो कहता है कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस हैं दैट मस्ट बी डेल्ट विद आर द फॉलोइंग। कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस जो हैं, यानी हम चूंकि प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें एबनॉर्मल कंडीशंस का पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। तो स्टेटर जो है, वो चूंकि प्राइमरी एक पार्ट होता है, चाहे जनरेटर का है, तो वहाँ से हम सप्लाई लेते हैं, और अगर मोटर का है तो स्टेटर से हम सप्लाई मोटर को दे रहे होते हैं। तो इसीलिए वो जो बता रहा है, वो कह रहा है कि स्टेटर में फेज़ या ग्राउंड फॉल्ट्स, फेज़ फॉल्ट्स होते हैं जो कि आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट है या ट्रिपल लाइन फॉल्ट है, यानी डबल लाइन फॉल्ट एंड ट्रिपल लाइन फॉल्ट, ये फेज़ फॉल्ट है। और ग्राउंड फॉल्ट जो है, तो किसी भी फेज़ का या 2 फेजेस का या 3 फेजेस का ग्राउंड के साथ जो फॉल्ट है, वो फिर ग्राउंड फॉल्ट बन जाता है। तो स्टेटर में कोई भी फॉल्ट्स आए, फेज़ या ग्राउंड, वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये वाइंडिंग फॉल्ट्स हैं। ज़ाहिर बात है कि इसमें जब हम जनरेटर मुराद लेते हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी जो वाइंडिंग है, रेड येलो ब्लू, जो उसके कॉइल्स की जो कॉइल्स हैं, उसके जो स्लॉट्स में पड़े हुए हैं, उसकी वाइंडिंग, यानी उनमें अगर फॉल्ट आ जाए तो। ठीक है, वाइंडिंग फॉल्ट से मुराद है जो उसकी वाइंडिंग के फॉल्ट्स हैं, तो ये यानी लाइन मुराद नहीं है। ठीक है, यानी ये बात हो रही है कि
इफ दिस इज माय मोटर और ये उसके रेड येलो ब्लू, यानी ये टोटल वाइंडिंग है। इसकी कुछ टर्न्स हैं जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सेम है रेड येलो ब्लू की। तो इसमें अगर वाइंडिंग में अगर रेड टू येलो आपका फॉल्ट आ जाए या रेड टू येलो टू ब्लू फॉल्ट आ जाए तो ये फेस फॉल्ट हो जाएगा। और अगर ब्लू वाइंडिंग का लेट्स से कि ग्राउंड के साथ फॉल्ट आ जाए तो ये ग्राउंड फॉल्ट होगा। मगर ये वाला जो फॉल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्योरली वाइंडिंग इसमें इन्वॉल्व है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि जनरेटर के साथ आगे, यानी अब लाइन चली गई है आगे 3 फेज और आगे जाके कोई लाइन में कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, वो कैटेगरी फिर यानी वो वाइंडिंग फॉल्ट्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए वाइंडिंग फॉल्ट से मुराद ये है। ओवरलोड का मतलब यही है कि जितना रेटेड लोड है, चाहे मोटर है या जनरेटर है, अगर ओवरलोड एक चीज़ हो जाती है तो उसकी क्या डिटेक्शन है या उसकी प्रोटेक्शन क्या है। ओवर स्पीडिंग अगर मोटर है तो उसमें अगर जो है एकदम फुल लोड से हम नो लोड कर दें तो वो ओवर स्पीड होने का खदशा है। इसी तरह से अगर जनरेटर है उसमें भी एकदम लोड कट कर दें तो उसका भी ओवर स्पीडिंग होने का खतरा होता है। तो ये ओवर स्पीडिंग जो है वो लोड का डायनामिक एकदम से चेंज से मतलब ये हम पढ़ते हैं कि ओवर स्पीडिंग को कैसे डिटेक्ट किया जाए या उसकी जो प्रोटेक्शन है। फिर एबनॉर्मल वोल्टेजेस एंड फ्रिक्वेंसीज, तो अगर मोटर है तो उसकी सप्लाई में देखेंगे कि एबनॉर्मल यानी अनबैलेंस्ड वोल्टेज आ रहे हैं या फ्रिक्वेंसी से मुराद हार्मोनिक्स है, ठीक है। और अगर जनरेटर है तो वो यानी जो है हार्मोनिक्स तो जनरेट नहीं कर रहा, या जो वोल्टेजेस हैं आर दे बैलेंस्ड, यानी रेड येलो और ब्लू में कोई डिफरेंस तो नहीं है जो जनरेट कर रहा है जनरेटर। ठीक है, तो ये वाली प्रोटेक्शन हम या नॉर्मल कंडीशन देखते हैं। फिर इसी तरह वो कहता है कि अब स्पेसिफिकली जनरेटर्स के लिए एक और चीज़ देखी जाती है। अब यहाँ पर उसने जनरेटर्स को मेंशन कर दिया है, जैसे फॉर जनरेटर्स वो देखते हैं अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन यानी जो जनरेटर है वो आपका चूंकि इस तरह से है, यहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं तो ये हमारा स्टेटर का पार्ट है, ये सप्लाई आउट है, ठीक। और जो रोटर है वो इस तरह से है, और रोटर जो है उसके ऊपर आप जो है वो डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। दिस इज आवर रोटर। तो इसके ऊपर हम डीसी सप्लाई देते हैं या उसको हम कहते हैं डीसी एक्साइटेशन। और ऐसा जनरेटर जिस पर हम रोटर पर डीसी एक्साइटेशन देते हैं उस जनरेटर को हम कहते हैं सिंक्रोनस सिंक्रोनस। जनरेटर। और इसी जनरेटर की ही बात की जाएगी क्योंकि यही कमर्शियल जनरेटर होता है और हम इसी जनरेटर की ही बात करेंगे। तो अगर वो कहता है कि डीसी एक्साइटेशन जो है वो आपकी अंडर हो जाए, अंडर मतलब डीसी एक्साइटेशन एकदम बहुत कम हो गई या कट हो गई, तो डीसी एक्साइटेशन जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड द रिएक्टिव पावर। तो ऐसा सेंसर हमें लगाना पड़ेगा जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज जो है उसको देखे, या पावर के ऊपर हमें सेंसर लगाना पड़ेगा। अगर हम वोल्टेज के ऊपर सेंसर लगाते हैं ना तो ये आगे भी जाकर बात हो रही होगी। तो मसला ये है कि एक ही चीज़ को कई सारी चीज़ें कॉज कर रही होती हैं। यानी अगर मैं ये सेंसर लगाता हूँ कि एकदम अगर मेरा वोल्टेज डाउन हो जाता है ना तो इसका मतलब ये है कि अंडर एक्साइटेशन हो गया। मगर वोल्टेज डाउन तो किसी और वजह से भी हो सकता है, कई और वजूहत भी हैं। तो इसीलिए बाज़ औक़ात हमें एक की बजाय दूसरा जो उसका फैक्टर है उसको सेंसर सेंसिंग फैक्टर उसको हमें बनाना पड़ता है। तो ये देखा जाएगा कि क्यू जो है वो दिया जा रहा है या लेने लग गया। अगर जनरेटर लेने लग गया तो इसका मतलब ये है कि वो अंडर एक्साइट हो चुका है। पहले तो वो दे रहा था, अब लेने लग गया। इसका मतलब ये है कि जो उसकी डीसी एक्साइटेशन है इसको चेक किया जाए, क्योंकि ये डीसी एक्साइटेशन बाकायदा से हम डीसी जनरेटर लगा कर देते हैं। जो आपके कमर्शियल जनरेटर्स हैं बड़े, उसको बाकायदा डीसी जनरेटर लगाया जाता है। तो इसीलिए मैं भी कोई जनरेटर में
कोई फॉल्ट आ गया है या कुछ ऐसे। इसी तरह एक मोड जो है इसका, एक जो दूसरा मोड है इसका, वो है मोटरिंग मोड, कि जनरेटर से एकदम आपका जो जनरेटर है वो मोटरिंग मोड में चला जाए। ये रोटर है, दिस इज योर स्टेटर। तो अब ये ठीक है आपकी, ये जो सप्लाईज हम दे रहे हैं, ये नहीं, यानी सप्लाई अब ठीक है, डीसी एक्साइटेशन इज ओके, मगर ऐसा है कि रोटर को हम एक प्राइम मूवर के जरिए रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, प्राइम मूवर, या अगर टर्बो है तो टरबाइन लगा हुआ है पीछे। अब मतलब प्राइम मूवर में आपका टरबाइन भी आ सकता है या आपका इंजन आ सकता है, अगर डीजल जनरेटर है और या गैस है, टरबाइन आ सकता है अगर टर्बो है। तो अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, मतलब जो मैकेनिकल पावर आप दे रहे हो एंड दैट इज एग्जैक्टली, और हम ये कहते हैं कि वो इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पावर है, तो फिर हमारे पास जनरेटर जो है वो पावर दे नहीं बल्कि ले रहा होगा। नहीं, वो ये वाला जो मोड है ये इसका मोटरिंग मोड बन जाएगा। ठीक, तो ये इसका जनरेटिंग मोड था, तो हमें इस पर चेक लगाना होगा, ये है मोटरिंग मोड। तो जनरेटर के केस में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है कि क्या वो जो है अंडर एक्साइट हो गया है या मोटरिंग मोड में चला गया है। तो जनरेटर्स में ये चीज़ें ख़ास तौर पे, और स्टार्टअप के जब वो स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन होती हैं, मोटरिंग एंड स्टार्टअप। ठीक है, फॉर मोटर्स वी आर कंसर्न विद द फॉलोइंग। मोटर्स के केस में हम मेनली इन चीज़ों के बारे में कंसर्न होते हैं कि स्टॉल ना हो जाए मोटर, क्योंकि अगर मोटर स्टॉल हो जाए ना तो फिर उसके रोटर में एक्सेस करंट इंड्यूस हो जाता है, जो कि आप यूँ कह लें कि उसको बर्न आउट कर देगा, यानी रोटर जो है वो आपका बर्न आउट हो जाएगा, या इवेंचुअली जो स्टेटर है उसकी वाइंडिंग भी जल जाएगी। लॉक्ड रोटर कंडीशन। ठीक है, लॉक्ड रोटर मतलब ये है कि मोटर को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ऐसा लोड आ चुका है जिसको और ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड है। लॉक्ड रोटर मतलब कोई ऐसा लोड जो कि मोटर के रोटर को पकड़ ले। ठीक, यानी इफ दिस इज योर मोटर नाउ, अब मैं यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ इसके स्टेटर को, 3 फेज सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये इसका स्टेटर है और ये इसका रोटर है। ये इस तरह से लेट से रोटेट कर रहा है और ये इसका लोड लगा हुआ है आगे। ठीक है, अगर ये रोटर इस तरह से है तो मोटर लोड इस तरह से टॉर्क लगा रहा होता है। ठीक है, तो फिर लोड के टॉर्क को रोटर जो है वो ओवरकम करता है, यानी रोटर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमें अच्छा, ये तो सेम हो गया, इस तरह से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑपोजिट, यानी लोड का टॉर्क हम ऑपोजिट दिखाते हैं। तो ये लोड अगर इतना बढ़ चुका है कि एक तरह से उसने मोटर के रोटर को लॉक ही कर दिया, तो मोटर वुड कंसीडर इट अ वेरी हाई लोड टू प्रोड्यूस अ वेरी हाई टॉर्क, यानी जो टॉर्क डेवलप है जो इसके रोटर में होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसकी वजह से ये टेस्टिंग भी इसकी की जाती है। बार लॉग रोटर टेस्टिंग हम, यानी डिज़ाइनर जो बनाता है वो उसकी लॉग इस तरह से लिखता है कि एल आर एल आर करंट क्या है, ये बाकायदा मेंशन किया जाता है, एल आर। ठीक है, तो यहाँ जो पावर फैक्टर है वो इंतहाई पुअर होता है इस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि मेनली आपका जो है वो जो मशीन है उसकी मैग्नेटाइजेशन ब्रांच बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है या उभर कर सामने, क्योंकि लोड तो आपने लगाया नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये कि जो आपकी जो है, मैं क्या बता रहा था, जो जो डेवलप टॉर्क है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन शॉर्ट जो बात हो रही है, तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि बर्निंग का बायस बन सकते हैं। मोटर के केस में लॉक रोटर कंडीशन बहुत अहम है, जिसको हम, यानी हमने उसका एक सेंसर रखना है
ऐसा कि हमें पता चल जाए कि ये लॉकिंग कंडीशन में आ गया। सिंगल फेज मे बी आप टेम्परेचर सेंसर रखें, आरटीडी सेंसर्स से आप पता चलाएं और इस तरह से, या क्योंकि करंट तो रोटर में रहता है और करंट की एक्सेस किसी दूसरी कंडीशन से भी आ सकती है, मे बी कोई सर्ज आए सप्लाई में या इस तरह से। तो यानी सेंसर ऐसा होना चाहिए जो डुप्लीकेशन में ना आ जाए, जैसे ये नीचे उसने मेंशन किया हो, ये भी हम आगे पढ़ेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, फिर सिंगल फेजिंग, ये भी मोटर को नुकसान पहुंचा। सिंगल फेज मतलब 3 फेज मोटर है और एक फेज जो है ना वो खराब हो गया, बाकी 2 फेज हेल्दी हैं, या 2 फेज खराब हो गए और एक फेज लगा रह गया। कोई भी अनबैलेंस सिचुएशन हो जाए तो उसको फिर हम सिंगल फेजिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसमें सप्लाई अनबैलेंस होगी ना तो फिर हम कहते हैं कि यानी ये मोटर के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स फ्लो करने लग जाते हैं। एक्चुअली जो अनबैलेंस कंडीशन है वो नेगेटिव्स, अब इसमें 3 चीज़ें हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो का जो ताल्लुक होता है वो ग्राउंड के साथ है, तो ग्राउंडिंग की बात नहीं हो रही, बल्कि ये बात हो रही है कि सप्लाई से एक फेज कट हो गया, ओपन हो गया, कुछ मतलब मे बी कंडक्टर ब्रेक हो गया या किसी भी वजह से 1 से 2 फेजेस आपके आउट हो गए, तो अब ग्राउंडिंग तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो जो जो चीज़ हमारे पास इसको इंडिकेट करेगी, मैं इंडिकेशन भी साथ में बता रहा हूँ, दैट वुड बी द नेगेटिव सीक्वेंस। तो ऐसी रिले जो कुछ हमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट दे सके I2, तो वो हम फिर यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। लॉस ऑफ एक्साइटेशन, सिंक्रोनस मोटर्स के केस में अगर लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो जाएगा तो वो आपकी जो है इंडक्शन नहीं, उसकी स्लिप आ जाएगी, फिर हम स्लिप पे चेक रख सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर में तो एक्साइटेशन नहीं होती मोटर पे, तो उसकी स्लिप होती है, और जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी स्लिप नहीं होती। तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन अगर हो जाएगा तो मोटर का पावर फैक्टर भी इफेक्ट होगा, और पावर फैक्टर से भी पता चला सकते हैं, स्लिप से भी पता चला सकते हैं। तो मोटर के केस में ये 3 चीज़ें अहम हैं, जिसको अगर सिंक्रोनस मोटर देखा जाए तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन, वरना ये 2 चीज़ें, स्टालिंग और एंड सिंगल फेजिंग। ख्याल यानी चैलेंज हमें इस चीज़ में है कि अगर आप एक चीज़ का चेक लगाते हैं तो वो ओवरलैप ना कर जाए। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि मैं एक चीज़ को, स्टालिंग को मैं करंट से चेक कर रहा हूँ, अब करंट कोई और वजह से भी अगर कॉज हो गया तो आपको नहीं पता चलेगा कि मोटर स्टॉल हुई है या कोई और कॉज हुआ है, और मे बी किसी दूसरी वजह से ओवरहीट हो गई हो, मे बी ओवरलोडिंग की वजह से वो आपकी जो करंट वाली सेंसर है वो ऑपरेट कर जाए। तो ओवरलैप जो है ना वो हैजर्डस सिचुएशन बन जाती है, यानी आपको पता नहीं चलेगा कि सिचुएशन क्या बनी। अजीब हुई। सर ये स्टालिंग की ये लॉक्ड रोटर ये सिचुएशन क्या है सर, इसमें क्या होता है सर? स्टालिंग में मतलब यही है ना कि मोटर घूम नहीं पाती, यानी जो मैंने बताया ना कि जो टॉर्क मोटर में डेवलप होता है ना, इट इज ऑपोजिट टू द टॉर्क अप्लाइड बाय द लोड। अगर मोटर का टॉर्क लोड के टॉर्क को ओवरकम कर ले तो मोटर रोटेट करती है, अगर ऐसा ना हो पाए तो मोटर स्टॉल हो जाती है। यानी मोटर का जो टॉर्क है, अगर मैं सिर्फ अब टॉर्क बनाऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मोटर का डेवलप्ड टॉर्क है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मोटर जिस लोड को घुमा रही है, ये शैफ्ट है मोटर की, वो जिस लोड को घुमा रही है वो उस पे एंटी क्लॉकवाइज लोड लगाता है एक्चुअली, यानी रियल कंडीशन ये होती है, दिस इज द मोटर लोड। अब ये लोड उस वक्त घूमेगा व्हेन मोटर टॉर्क इज ग्रेटर देन द लोड टॉर्क, और जो कि होता है जब मोटर लोड को घुमाती है, इसका मतलब ये कि मोटर का जो टॉर्क है ना वो लोड के टॉर्क से ज्यादा है, उसने उसको ओवरकम कर लिया। लेकिन अगर आपका जो लोड है वो बढ़ता रहे तो, और इतना बढ़ जाए कि यानी मोटर के रोटर को, ये जो शैफ्ट है इसको लॉक ही कर दे, अब वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा, बल्कि मोटर का जो टॉर्क है इट इज लेस देन द लोड टॉर्क। इसका मतलब ये है, लेस से मुराद ये समझ लें कि मोटर का टॉर्क जितना आना था ना वो रेटेड हो चुका है, और बल्कि उससे भी ज्यादा कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। यानी जितना EMF इंड्यूस हो सकता है ना रोटर में वो हो रहा है, और घूम नहीं रही चीज,
चीज रोटेट नहीं हो पा रही, तब भी रेटेड टॉर्क मोटर लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है, मगर रोटेशन तब भी नहीं हो रही, लॉकिंग हुई पड़ी है, जैमिंग हुई पड़ी है, लोड का जो टॉर्क है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसी कंडीशन में जो है वो यानी आपका जो आप यूं कह लें कि जो एक्सेसिव करंट है जो कि रोटर में इंड्यूस हो चुका है, वो उसको बर्न आउट कर देता है, यानी ये कंडीशन ओ है। ओके सर। ठीक है, तो यानी यूं कह लो ना कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है ना वो आ रही है, वो आगे मैकेनिकल जो पावर है ना वो जीरो हो रही है। जब आपकी इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर के बराबर हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिकल पावर आप मोटर को दे रहे हो, तो यस सर। वो जो एक्सेसिव करंट कंडीशन है ना वो फिर बदल जाती है मैकेनिकल पावर में, एक्चुअली इस तरह से। ठीक है सर। तो उस कंडीशन में आपकी जो मैकेनिकल पावर है वो आपने जीरो कर दिया है, वो मैकेनिकल जो हॉर्स पावर थी उसकी वो लगा रहा है, मगर वो घूम नहीं रहा। और इस तरह का टेस्ट हम बिल्कुल इसी तरह ही करते हैं कि मोटर अगर मोटर की देखें दोनों रोटेशंस हो सकती हैं। आपको पता है अगर हम फेज तब्दील करें तो मोटर क्लॉकवाइज भी घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। तो जी आप सर। कोई एक डायरेक्शन लेके दूसरी डायरेक्शन में ना एक वेट लटकाते हैं। वेट यानी आप यूं कह लें जैसे फिजिक्स की लैब में आपने वेट देखे होंगे, भाई ये 1 किलोग्राम का वेट है, ये 2 किलोग्राम का हम्म वेट है, जो कि फिजिक्स की ऐसे वेट ना हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटर पे लटका देते हैं, ताले उसमें ऐड करते जाते हैं। हमें पता होता है कि इतना टॉर्क मोटर लगाती है, अब इतना जो वेट है इसके बराबर जो टॉर्क है ना वो मोटर लगा यानी उसको घुमा नहीं सकती, मगर हम्म लगाए उतनी। जैसे ही ऑन करते हैं ना विद इन फ्यू सेकंड्स आपने एमीटर पे करंट देखना है और साथ ही ब्रेकर ऑफ कर देना, बस। उसका मकसद ये होता है कि आप करंट देखना चाहते हैं कि मोटर का लॉक रोटर करंट क्या है। ठीक है, ओके वो सर। फिर आगे उसकी हम कैलकुलेशंस में उसको या डिजाइनर उसको लिख देगा कि ये इसकी विद स्टैंड कैपेसिटी है, इतना करंट ये कुछ सेकंड्स के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉल्ट आने के बाद आपकी जो विद स्टैंड कैपेसिटी है ब्रेकर की या और चीज़ों की, वो इतने सेकंड्स तक है, इतने मिली सेकंड्स है। बिल्कुल मोटर के केस में जो उसकी विद स्टैंड कैपेसिटी वाजिया की जाएगी, वो लॉक्ड रोटर की का करंट कितने मिली सेकंड्स तक वो होल्ड कर सकती है मोटर, तो वो डिजाइनर उसको वाजिया करता है कि इन द केस ऑफ जैमिंग ये मोटर, वरना वो उस पर बात आ सकती है। क्योंकि जहाँ जो है बड़ी बड़ी मोटर्स होती है ना जिन्होंने किल्न चलानी है या चिलर्स चलाने हैं बड़े बड़े, तो वो जाहिर बात है उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है और हॉर्स पावर में होता है। और जो हॉर्स पावर ये बता रहा है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, सो द हॉर्स पावर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर लाइक 1500 हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये वेरी लार्ज मोटर्स में आ जाते हैं। या हम्म जैसे वो यहाँ पर भी बता रहा है कि 1500 हॉर्स पावर और लार्जर मोटर्स, उसके लिए हम फिर जो है वो ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो हम लगाते हैं। और इस तरह से तो हम एक्चुअली उन मोटर्स की बात कर रहे हैं जिनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, ह्यूज साइज। और ये यूट्यूब पे कई वीडियोस पड़ी हैं, आप सिंपल एक टाइप करें कि वेरी लार्ज मोटर डिजाइनिंग और समथिंग, तो वो बड़ी इंटरेक्टिव वीडियोस हैं वो कंपनीज ने अपनी, हालांकि बहरहाल उनके अंदर की वो है, तो वो उसकी बाइंडिंग कैसे कर रहे हैं और वो सारा मेरे मेरे ख्याल को मशीन डिज़ाइन में भी उसमें हेल्प हो काफ़ी, क्योंकि वो हम्म मशीन में डिज़ाइन में आ जाती है फिर चीज़। तो वो आप एक आधी वो देखें ना तो वो अच्छा खासा यानी उसका साइज होता है मोटर का। तो अगर उसका लॉक लोडर टेस्ट करना है तो आप सोचें कि वो कितना लोड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, और वो कुछ सारी बात है मिली सेकेंड्स तक वो उसकी कैपेसिटी बताएगा ज़रूर कि मेरे जो कंडक्टर हैं मोटर के जो मैंने बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं उनकी इतने एम्पेरेज की विद स्टैंड कैपेसिटी है इतने मिली सेकेंड्स तक। तो ये हम्म उसकी वो कंडीशन है। हमारे ठीक सर। लिए प्रोटेक्शन में जो चीज़ चैलेंजिंग बन जाती है ना वो ये, जैसे यहाँ पर बता रहा है, दस द रिलेज अप्लाइड फॉर वन हैजर्ड मे ऑपरेट फॉर अदर्स, जैसे मैंने भी बताया। सो वो कहता है कि केयर मस्ट बी टेकन दैट द प्रॉपर सोल्यूशन इज अप्लाइड टू करेक्ट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये वो चैलेंज है जो हमने स्टडी करना होता है कि जनरेटर हो या मोटर, उसका पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे प्रॉब्लम है अंडर एक्साइटेशन, कभी भी उसका एक्साइटेशन लॉस्ट हो सकती है। ठीक है जी, अंडर एक्साइटेशन को अब कौन कौन से चेक लगाए जाए? एक बंदा सिंपली कह सकता है आप चेक लगाएं जी आपका, जैसे डीसी डीसी के ऊपर चेक लगाएं, डीसी सप्लाई के ऊपर चेक लगाएं,
पहले तो हम यही कहेंगे कि डीसी सप्लाई के ऊपर चेक लगाएं, लेकिन जो आपकी डीसी सप्लाई है आप उसको ठीक है वो अंडर उसमें यानी जो उसकी डीसी सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो कई और तरह की भी हो सकती हैं, जिसमें चूंकि अगर वो आप जनरेटर से रन कर रहे हो तो उसमें उसकी अपनी भी प्रोटेक्शन होगी। बहरहाल वो हम आगे जाके देखेंगे, तो मतलब वो उसके साथ ओवरलैप ना कर जाए। हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं वो है, जैसे मैंने बताया, पावर या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड। अगर हम उस एतबार से देखेंगे तो हम इलेक्ट्रिकली देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड पे देख रहे हैं, स्टेटर के एंड पे देख रहे हैं, और वहाँ हमें उसके साथ कोई चीज़ मिलनी नहीं चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है। तो ये अब देखेंगे ना आगे ये चीज़ें, तो ये उस वक्त आपको डिस्कस करेगा एक एक चीज़ के, ये वाली जो कंडीशन है तो उसमें भी होती है, तो लिहाजा हम ये वाली प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते इस तरह से। तो अच्छा, फिर ये एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सेवरल ऑफ द एबनॉर्मल कंडीशंस डू नॉट रिक्वायर ऑटोमेटिक ट्रिपिंग। ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी नॉर्मल कंडीशंस के लिए ऑटोमेटिक ट्रिपिंग की जाए, क्योंकि स्टेशन पे प्रॉपर अगर अटेंशन है स्टाफ की तो वो इसको मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं। यानी हर कंडीशन में ट्रिपिंग ज़रूरी नहीं है, ये एक्चुअली बात है, क्योंकि ट्रिपिंग से वो चीज़ पूरी की पूरी बंद हो जाती है। ना सिर्फ वो बल्कि उसका लोड, एसोसिएटेड लोड या वो सारा सिस्टम आपका आउट हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो ऑटोमेटिक ट्रिपिंग ये नहीं समझना चाहिए ऊपर से कि हर चीज़ के लिए कोई ऐसा सिस्टम लगाना है जो सारे के सारे को ट्रिप करवा दे, ऐसा नहीं। बल्कि इसलिए वो यहाँ पे ये बता रहा है, हेंस सम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ओनली एक्चुएट अलार्म्स। बिल्कुल ऐसी जैसे बाजू का हम सिमुलेशन करते हैं तो कई अलर्ट्स आते हैं और हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसफार्मर जो है वो 90% लोडेड हो तो ई टाइप एक अलर्ट दे देगा कि ट्रांसफार्मर इज अंडर लोडेड। हालांकि हमारे केस में हम कहेंगे कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ये कोई ऐसा अलार्म नहीं है, मतलब इस पे हम मतलब हमारी सिमुलेशन तो चल ही गई है। तो इस तरह की प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं जो सिर्फ अलार्म, यानी उनका अलार्म ही हमारे लिए काफ़ी होगा कि ठीक है हम उनको फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमें पता होगा कि मिसाल के तौर पर जैसे कोई पावर की सर्ज आई है या कोई लोड एकदम ऑन हुआ है, तो इसलिए वो अलार्म हमें एक अलर्ट दे रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद वो चीज़ कूल डाउन हो जाए तो ये अलार्म खुद ही डिसएंगेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट्स अगर हो जाएं तो वाकई बाज़ आपको फास्ट रिमूवल की भी ज़रूरत पेश आती है। ये वो चीज़ है जहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रिपिंग हमें चाहिए। इसमें हम इंसानी हाथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि बाज़ आपको मिली सेकेंड्स में ट्रिप करवाना है। जो ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर सेंसर्स हैं, और कई तरह की इस तरह की जो हमारे सेंसर्स हैं जो जिनको हम डिसएंगेज कर सकते हैं या कुछ वक्त के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, वो हैं जो अलर्ट्स हैं। और जो चीज़ें हैं कि जो जैसे डेड शॉर्ट सर्किट्स और इस तरह की चीज़ें, वो फिर हम ऑटोमेटिक ट्रिपिंग ही लेते हैं। ठीक है, फिर आगे वो बता रहा है कि इन टुडेज सिस्टम्स द लॉस ऑफ अ जनरेटर मे बी मोर कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बात की, वो कहता है कि अगर आप जनरेटर को बंद कर देंगे ना तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। वो क्यों? अगर टर्बो जनरेटर है तो जो बॉयलर है वो सारा बंद करना पड़ेगा, जो स्टीम बन रही थी, जो कोयला लगा हुआ है एक पाइपलाइन में था, जो स्टीम पॉकेट्स में जम चुकी है, आ चुकी है पाइपलाइन में, वो कहाँ है? यानी बाज़ का आपको फिर बहुत ज़्यादा स्टीम वैसी एवैक्यूएट करना पड़ेगी, तो कॉस्टली बन जाएगा। नहीं, इस तरीके से अगर आप सोचें कि मैकेनिकल साइड जो है ना उस लिहाज से आपको कॉस्टली एक चीज़ बन जाती है, तो आप कभी भी ट्रिपिंग की तरफ नहीं आएंगे। तो वो कहता है कि देन द डिलेड रिमूवल ऑफ द मशीन, कि मशीन में भी जैसे मैंने बताया कि अंडर एक्साइट हो गई, अब इसका ये मतलब नहीं इसको ट्रिप कर दिया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसका आप एक्साइटेशन चेक कर लें, उतनी देर में वो रिएक्टिव पावर ले रही है। हाँ, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के इशू से एक चीज़ अलग है जो कि वो नेटवर्क में देखा जाएगा, मगर मशीन आपकी ये नहीं है कि बंद कर उसको नहीं। इसी तरह अगर प्राइम मूवर भी खराब हो जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, तो भी मशीन बंद करने की जरूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मोटरिंग मोड में ही आई है ना, एक्टिव पावर देने की बजाय ले रही, कोई ऐसी बात नहीं। उसको चलने दिया जाए और वो देखा जाए कि वो क्यों ऐसा हुआ है। मे बी ज़रा सी आप प्रेशर सेट करें स्टीम का तो चीज़ ठीक हो जाए। तो ये मुराद है उसका। लेकिन वो कहता है ऑन द अदर हैंड, अगर आप फेल हो गए, कोई वाकई में एक इमरजेंसी फॉल्ट, उसको क्लियर करने में तो एक्सपेंसिव डैमेज भी हो सकता है।
तो ये वो कहता है कि इट एक्चुअली रिक्वायर्स द जजमेंट एंड कॉपरेशन बिटवीन द प्रोटेक्शन इंजीनियर एंड द अप्रोप्रिएट ओपनिंग ऑपरेटिंग एंड प्लांट पर्सनल, कि वहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनके साथ, और अगर कोई ऐसा है आपका हाइड्रल जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग भी है, उनके साथ पूरे कोऑपरेशन के साथ ये चीज़ हो सकती है। अकेला प्रोटेक्शन इंजीनियर इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। तो प्रॉपर जजमेंट एंड प्लानिंग जो है वो एक इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल के साथ मिलकर करना पड़ती है। ये उसने इंतहाई प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो वाज़िया की है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है जो फर्स्ट हमारे पास आता है, दैट आर द स्टेटर फॉल्ट्स, जैसे भी पीछे जिक्र हुआ था। अब वो स्टेटर फॉल्ट्स का जिक्र कर रहे हैं दोनों चीज़ों के लिए, जनरेटर भी एंड मोटर भी। तो फेज फॉल्ट जो है, जैसे मैंने बताया था, दे आर, ये मैंने कमेंट्स में भी लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन एंड ट्रिपल लाइन फॉल्ट्स। तो इसके लिए वो कहता है कि हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही लगाते हैं, और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है उसका साइज है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो कहता है कि अगर एक जनरेटर जो है वो 1 MVA या उससे बड़ा है, ठीक है, ज़्यादातर हमारे जनरेटर्स छोटे ही होते हैं, जो यहाँ पे हम डीजल जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, 1000 KVA का जनरेटर तो बहुत बड़ा जनरेटर है, उससे छोटे ही होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर UMT में मेरा ख्याल है उन्होंने 600 KVA का रखा हुआ है, मेरा ख्याल है 6, 6.5 या 700 KVA का होगा। तो जो जनरेटर्स 1 MVA या उससे ऊपर होते हैं ना, उस पर हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगाते हैं। एंड अगर मोटर्स में देखा जाए तो 1500 हॉर्स पावर और लार्जर और रेटेड, अपना 1500 हॉर्स पावर लार्जर, अगर हॉर्स पावर में बात की जाए तो कम से कम 1500 हॉर्स पावर की मोटर होनी चाहिए, जो कि ये लार्ज मोटर्स में आ जाती है। मतलब एक स्मॉल साइज, एक मीडियम और एक लार्ज है, तो ये लार्ज साइज मोटर्स में आ जाती है। और रेटेड 5 kV एंड अबव, यानी ऐसी मोटर जो 5 kV एंड अबव चले, तो बहुत ज़्यादा हैवी मोटर की बात हो रही है, उसी पर आप कहते हैं कि जी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगाएं, वरना डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वरना आप जो प्रोटेक्शन लगाएंगे वो मुख्तलिफ तरह की प्रोटेक्शन होगी, मगर डिफरेंशियल नहीं होगी, ठीक है। यानी आप डिफरेंशियल के अलावा प्रोटेक्ट करेंगे। रोटेटिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड्स अ क्लासिक एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। वो कहता है कि अगर हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगाएं, यानी 1 MVA से ऊपर का जनरेटर है या मोटर का साइज भी बड़ा है, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है ना वो एक ज़बरदस्त एग्जांपल बन जाती है रोटेटिंग की, एज कंपेयर टू द ट्रांसफार्मर। यानी ये ट्रांसफार्मर से कंपेयर करके बता रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो इतनी क्लासिक एप्लीकेशन नहीं है, या इतनी अच्छी एप्लीकेशन नहीं है एज कंपेयर टू द मोटर एंड जनरेटर। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उधर एक चीज़ शायद मिस होगी कि ट्रांसफार्मर में जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन होती है ना, जिसमें बकल्स रिले आ जाती है, जो कि उसका गैस को देख रही होती है कि टैंक के अंदर गैस ना बने, वो ज़्यादा इमरजेंसी कंसीडर की जाती है एज कंपेयर टू द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। यानी जनरली ये कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर के केस में अगर आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से सिग्नल आया है, तो वो भी इतना इमरजेंसी वाला नहीं है एज कंपेयर टू द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द बकल्स रिले। वो ज़्यादा इमरजेंसी वाला होता है, और उस पर आपकी जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो ट्रिपिंग है वो वाकई बन जाती है कि बंद करके देखा जाए, क्योंकि टैंक के अंदर गैस का बनना वो डेंजरस हो सकता है, या वो गैस ज़्यादा रिलीज हो रही है, उसको फ़ौरन देखा जाता है कि क्या वजह है, तो वो ही चीज़ आगे बढ़ सकती है। तो ये इसीलिए बता रहा है कि रोटेटिंग में अगर, अच्छा उसकी रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके सिटीज़ होते हैं ना, वो बहुत क्लोजली लगे होते हैं डिवाइस के साथ, यानी जनरेटर के बहुत क्लोज सिटी लगा होता है, मोटर के बहुत पास लगा होता है, यानी हमारा जो बर्डन होता है सिटी का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के मुकाबले में हमारा जो यहाँ पर जो बर्डन होता है सिटी का वो बहुत कम होता है, क्योंकि केबल रन, यानी लेंथ ऑफ द केबल या लीड्स जो कि सिटी से रिले में जाती हैं, उनका लेंथ बहुत कम होता है, ठीक है। एंड इन एडिशन देर इज ओनली वन, एक ये बात कि सिटीज़ का, ये आगे वो डायग्राम में दिखा भी रहा है, और मैं भी अभी आपको बताता हूँ कि सिटीज़ का बर्डन मिनिमम होता है। और दूसरी ये बात कि जो वोल्टेज लेवल होता है वो एक ही होता है। ये मेरा ख्याल शायद मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जनरेटर्स के केस में या मोटर्स के केस में वोल्टेज लेवल एक ही होता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल बदल जाता है, जिससे यहाँ पे आपका सिटी रेशो और उसकी टाइप जो है ना वो सेम ही रहेगी, ठीक है। आप यानी इमेजिन करके देखेंगे, इससे पहले जो आप सिटी लगाते रहे वो दो अलग अलग कैलकुलेट करते थे, तो अब आपका सिटी का रेशो नहीं बदलेगा, यानी सिटी रेशो वुड बी द सेम, एंड टाइप्स
बीज टाइप भी सेम हो, जिससे उसका एरर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और मैच हो जाएंगी कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक। यानी अभी भी हम काफ़ी हद तक कहेंगे, क्यों कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि तब भी एरर्स बनाएंगी, वो नीचे वो बता रहा है। तो वो कहते हैं यहाँ पर फिर ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्चुअली सिनेरियो जो वो डिस्कस कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी न्यूमेरिकल। यानी ये वो चीज़ें हैं जो बाज़ औक़ात फील्ड में भी लोग काम कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ये बुक मैंने इसलिए मैं बाज़ औक़ात बताता हूँ कि इस तरह की जो बुक है ना, वो आपके पास हैंडी होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये वो बता रहा है, द सिटीज़ यूज्ड फॉर द जनरेटर डिफरेंशियल are almost invariably located in the buses and leads immediately adjacent to the generator winding। ये वही बात है कि इसका बर्डन बहुत कम होता है। तो वो ये बता रहा है कि जनरेटर्स के केस में, यानी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जनरेटर्स के, अब जनरेटर ये है, ये मैं स्टेटर बना रहा हूँ, ये स्टेटर है, ये आपके पास लेट से ये रेड है, ये आपके पास जो है वो अगला फेज आ गया येलो का, ये आपके पास आ गया ब्लू, ठीक है, रेड येलो एंड ब्लू। तो हम सिटी जो है, ज़ाहिर बात है हर फेज़ में लगाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि सिटी जो है वो आप, अच्छा मैं इधर से अगर कंबाइन कर दूंगा, चलें ये ज़रा बड़ी साइड है। तो ये जो बस है, जो बस के सेक्शंस हैं, ये रेड की बस है, ये येलो की और ये ब्लू की। वो कहता है कि हम बसेस में ही सिटीज़ लगा देते हैं, या बस के बहुत पास हम सिटी लगा देते हैं, ठीक है। उससे एक तो जोन बहुत छोटा हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही अच्छा हो जाता है, और दूसरा ये कि रिलेज भी बहुत करीब लगी होती है, ठीक है। यानी रिलेज तक जो लीड्स हमारे पास जाएंगी, क्योंकि ये जो बस है, ये बस आपकी पैनल के अंदर लगी होती है। जो पैनल आपका, यानी ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला इसकी जगह अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे यानी इसका ओपन फील्ड है या क्लोज्ड फील्ड है, वैसे तो क्लोज्ड ही होता है। ओपन से मुराद मेरा ये था कि यहाँ आप नहीं बैठे होते, ये वो जगह है जहाँ पे आपका स्काडा सिस्टम है या आपकी सिटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर बसेज हैं हर फेज़ की, और यहाँ पर सिटीज़ लगी हुई। तो यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा वो कहते हैं कि ये बहुत क्लोज हम सिटीज़ को लगाते हैं, और उस साथ ही आपकी रिलेज होती हैं, ठीक है। जैसे हमने उधर देखा था, हर फेज़ की अपनी है। तो ये बात है। और यहाँ जब हमने डिफरेंशियल बनाना है, तो अब हमें दूसरा सिटी जो है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं बिफोर मेकिंग इट अ वाई, क्योंकि जनरेटर को हम वाई में रखते हैं। अब अगर मैंने इसका वाई बनाना है, तो पीछे से मैं क्या करूँगा, इनको कंबाइन ही करना है ना मैंने, तो मैं सिटी पहले लगाऊंगा, उसके बाद कंबाइन होगा। अब ये कंबाइन हो गया बिफोर मेकिंग इट अ वाई कनेक्शन, यहाँ पर सिटी लग जाएगा। अब ये वाला सिटी और ये वाला सिटी जो है, तो ये यानी इतना बड़ा जोन नहीं बन रहा, बहुत कन्फाइंड सा जोन है, इसकी वो बात कर रहा है। क्योंकि एक फेज को दो सिटीज ने प्रोटेक्ट करना है, इस येलो फेज को इसके अपने दो। तो ये वाला जो फासला है, ये वो बता रहा है कि इट इज़ वेरी लेस डिस्टेंस, यानी इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, या इसका बर्डन काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये वो बता रहा है, द सिटीज यूज फॉर द जनरेटर डिफरेंशियल आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली लोकेटेड इन द बसेस and leads immediately adjacent to the generator winding. So this is done to actually limitize the zone of the protection, ठीक है, ताकि जल्दी असेसमेंट हो जाए। अच्छा, मोटर्स के केस में क्या होता है, इन मोटर डिफरेंशियल सर्किट्स 3 cities should be located within the switch gear in order to include the motor cables within the protection zone। ये जो भी बात बता रहा है, वो कहता है ये फिगर देख लें, फिगर उसने आगे बताई है, बता पहले रहा है, तो हम फिगर ही देख लेते हैं, उससे ये बात हमें जो अभी मैंने की वो पता चल जाएगी, विच इज 7.15। अच्छा, ये डायग्राम है। तो मोटर के लिए वो कह रहा है कि मोटर से 6 लीड्स बाहर आती हैं, ठीक है, 3 इस साइड पे और 3 जब आपने उसको वाई में कनेक्ट करना है। तो वो कहता है कि मोटर का जो डिफरेंशियल है, उसमें हम केबल को भी लेकर आते हैं। ये आपका स्विच बोर्ड है, या मतलब आप कह लें कि जो पैनल होता है, पैनल, द पैनल दैट यू मेक
इन फैक्ट्रीज, यानी जो जैसे वो फैक्ट्रीज हैं जो मोटर के पैनल्स बनाती हैं, और इस पैनल से जो केबल अब आपके पास मोटर को आ रही है वो केबल भी मोटर की डिफरेंशियल में शामिल होगी, ये अहम बात है। और आप देख सकते हो ये केबल है और केबल का ये सिंबल है, ये एनसी सिंबल है केबल का। तो ये सिटीज जो 3 लगे हुए हैं हर फेज में, ये 87 दे रहे हैं विद दूसरे सिटीज कहाँ है बिफोर मेकिंग इट अ वाई, जैसे मैंने अभी जनरेटर का आपको बताया बिफोर मेकिंग इट अ वाई, वो कहता है कि यहाँ से आप इनको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी तो उसने फिर 51 जी लगाई, तो बात की बात है वो उसने क्यों लगाया और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो 87 हमने इस तरह से लगानी है जो है मोटर के केस में। 87 सर डिफरेंशियल के लिए 87 डिफरेंशियल, 87 डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये उसने बताया, ये सारा जो पैराग्राफ है इसमें ये बता रहा है कि इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है दैट वी कंसीडर द इनकमिंग केबल जो भी आपकी केबल मोटर को आ रही होती है, बोर्ड जो पैनल से जो मोटर को केबल आ रही होती है, दैट इज अ वेरी क्रूशल वन। यानी उसमें देखें केबल में अगर फॉल्ट पड़ जाएगा, अभी हमने पीछे देखा सिंगल फेजिंग, अभी मैंने आपको बताया, तो सिंगल फेजिंग कैसे डिटेक्ट होगी अगर आप उसको 87 में यानी डिफरेंशियल में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ये बात अहम है एक्चुअली। यानी जब आप अगर लेट से आप फील्ड में जाते हैं और वहां पर डिफरेंशियल चेक करते हैं, डिफरेंशियल लगा हुआ है, you may see that the cable is also included which is coming from the switch board to the cable। ये बात अहम। और दूसरे सिटीज वहां पर लगे हैं एंड 3 ऑन द मोटर न्यूट्रल टू अकोमोडेट द सिटीज बिफोर द न्यूट्रल कनेक्शन, ताकि अगर कोई ग्राउंड फॉल्ट आता है तो वो रेजिडुअल करंट जो है ना, खैर इसने वहाँ रेजिडुअल सिटीज तो पता नहीं लगाए नहीं, लेकिन बाहर रेजिडुअल करंट हमें मिल जाए और ग्राउंड फॉल्ट भी डिटेक्ट हो। तो बिफोर मेकिंग द न्यूट्रल वो बता रहा है कि आप वाई बनाने से पहले फेज में सिटीज लगाएं। अच्छा, ये जो अभी मैंने कहा ना, ये ग्राउंड के लिए नहीं है, ग्राउंड के लिए कनेक्शन और है, क्योंकि ये रेजिडुअल नहीं पकड़ रहा। वो कह रहा है कि बिफोर मेकिंग द न्यूट्रल, और रेजिडुअल जो है ना वो आपका न्यूट्रल में आता है। ठीक है, तो ये फेज में लगा हुआ है, ये डिफरेंशियल ही है, मेनली ये फेज को ही पकड़ेगा। ठीक है, जो आपका फेज पार्ट है। ग्राउंड फॉल्ट की प्रोटेक्शन बिल्कुल अलग है, वो रेजिडुअल प्रोटेक्शन है, वो ये आगे बताएगा। ठीक है, और वो आपका आता है न्यूट्रल करंट। तो अगर आप दूसरे सिटीज बिफोर द न्यूट्रल कनेक्शन आप लगा रहे हो यानी वाई से पहले, तो जारी बात है कि वो ग्राउंड को तो नहीं पकड़ेगा ना, जो कि आपका होता ही जो है न्यूट्रल करंट है। ग्राउंड फॉल्ट में जो करंट फ्लो करता है वो न्यूट्रल करंट होता है, और जो न्यूट्रल करंट होता है वो फेजर सम होता है तीनों फेजेस का। एक्चुअली ये बात हो रही है, if I make it on board, तो ये बात हो रही है कि ये जो है ये वाला एक्चुअली ये अब रेजिडुअल है, ये IN है। अगर आपने मोटर को ग्राउंड किया हुआ है तो अगर और कोई आपका लेट से लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है, ये आपका रेड फेज है, इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है ग्राउंड के साथ, तो ये आपका जो है वो मैंने इधर शो कर दिया, चलें इधर कर दें, तो ये आपका पाथ बन जाता है इस तरीके के साथ। ठीक है, ये और ये आपका होता है रेजिडुअल, इसके कई नाम हैं, इसको आप रेजिडुअल करंट कह लें, या यूं भी हम इसको कहते हैं कि ये फेजर सम होता है IR प्लस IY प्लस IB का। ये तीनों का अगर सम है तो मतलब यही है ना कि फिर ग्राउंड को पकड़ने के लिए जो रिले लगेगी वो न्यूट्रल में लगेगी। न्यूट्रल का जब कनेक्शन बन चुका है उसमें लगेगी, कहीं कोई रेजिडुअल टाइप कोई चीज़ हमें चाहिए। अगर आपका सिटी यहाँ पर है, ठीक है, तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा। सही, तो ये जो, और वैसे भी वो करंट काफ़ी थोड़ा होता है, लोड करंट से काफ़ी कम होता है। तो सिटी अगर आपने न्यूट्रल बनाने से पहले लगा लिए तो वो फेज के लिए ही होंगे मेनली। ठीक है, जिसमें आपके लाइन टू लाइन या लाइन टू लाइन फॉल्ट पकड़ेगा। मजीद ये इसकी आगे एक्सप्लेनेशन है, ये तो अभी स्टार्ट है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन चूंकि वो हमने ये चीज़ कुछ डिफरेंशियल की स्टडी की है तो इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली वो डायग्राम दिखाकर तो ये चीज़ को बताया। मजीद वो ये बता रहा है कि ये इस तरह से आपने डिफरेंशियल लगाना है, चूंकि हमने पहले पढ़ लिया है, चैप्टर 8 बाद में है, 7 पहले आता है, वो इसलिए यहाँ पर इसको स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये इसको डिफरेंशियल कहते हैं जी, I1 माइनस I2 और इस तरह से, वरना ये चीज़ तो हमने देख ली। ये एक एग्जांपल देखते हैं फिर आई विल एंड दिस लेक्चर।
छोटी सी एग्जांपल है। वो कह रहा है कि लेट्स से कि आपके पास जो है, मैं पहले बड़ा करके बता दूँ, कहता है कि आपके ये जनरेटर पे उसने डिफरेंशियल लगाया, ये जनरेटर है आपका, ये इसकी कैपेसिटी है 125 MVA का जनरेटर है, बहुत बड़ा, 15.5 kV, और एक्स डबल डैश डी ये आपकी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस होती है, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव एंड इट इज़ इक्वल टू 0.2। ये सिमेट्रिकल यूँ कह लो कि वैल्यूज़ हैं इम्पिडेंस की, जो कि आफ्टर द फॉल्ट हमें दे दी गई, यानी ये डिज़ाइनर की तरफ से वैल्यूज़ हैं जो हमें गिवन है। इसको चूंकि अब कई लोगों ने यहाँ एनालिसिस नहीं पढ़ा तो इसलिए इससे परेशान ना हो, ये क्या है, ये जो भी है व्हाट एवर द पॉइंट इज कि ये इम्पिडेंस की वैल्यू है। जब आप फॉल्ट कंसीडर करते हैं तो डिवाइस की इंटरनल इम्पिडेंस काउंट होती है, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यानी अगर ये जनरेटर है, ठीक है, जब तक तो ये मैं सिंगल एंड डायग्राम बता रहा हूँ, जब तक तो ये लोड को सर्व कर रहा है, ये लोड लगा हुआ है, तब तक तो ठीक है, ठीक है। उस केस में मैं ये देखूंगा कि मेरी नेटवर्क की इम्पीडेंस क्या है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पीडेंस, सही। और हम ने ई टैप में भी इसको जेड के साथ इसकी वैल्यू को हमने सेट किया, और जनरेटर की बजाय बल्कि हमने थेवेनिन रखा हुआ था। अच्छा, ये लोड तक की, मगर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने यार इस जनरेटर को प्रोटेक्ट करना है, जब मैं जनरेटर की सिर्फ बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस पर 87 लगानी है, तो फिर जनरेटर के करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा उस केस में कि अगर 87 के जोन में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो फिर जनरेटर के करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा कि वो देखें फॉल्ट करंट को कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, सम वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस, सही। इम्पीडेंस के लिए हम जनरली एक्स लिख देते हैं क्योंकि आर बहुत थोड़ा होता है, जिस कंडक्टर से आप बाइंडिंग करते हो वो इंतहाई प्योर होता है, उसका आर नेग्लिजिबल होता है, आप उसका एक्स ही ले लेते हो, ठीक है। तो करंट को हमेशा वोल्टेज बाय इम्पीडेंस ही करके निकालते हैं। तो अगर 87 के जोन में फॉल्ट आ जाता है और 87 आपने जनरेटर पे लगाई है, तो जाहिर बात है कि मैं ये देखूंगा कि मेरे पास प्री फॉल्ट वोल्टेज क्या था, ठीक है, और जनरेटर की इंटरनल इम्पीडेंस क्या है, बस ये चीज है और कुछ भी नहीं है। जो उसने ये एक्स डबल डैश डी लिखा है या इट इज इक्वल टू x2, इसको छोड़ दें, ये क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स टॉप सब्जेक्ट। ये आप यूं समझ लें कि दिस इज द जनरेटर करेक्टरिस्टिक और इंटरनल इम्पीडेंस दैट ही हैज गिवन इट जस्ट एज 0.2 पर यूनिट, जस्ट टेक इट एज 0.2 पर यूनिट एंड राइट इट हियर, सही। अब इम्पीडेंस पर यूनिट में है तो वोल्टेज को भी मुझे पर यूनिट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एफ को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं नीचे रखूंगा 0.2, ऑब्वियसली पर यूनिट है, तो ऊपर मेरे पास वोल्टेज भी पर यूनिट में आएगा। अब वोल्टेज जो था वो बता रहा था कि ये 15.5 kV और समथिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो अगर मैंने इसका पर यूनिट बनाना है तो मैं इसका पर यूनिट इसी के साथ ही बनाऊंगा, सही है, क्योंकि अब सिर्फ जनरेटर है और इसके साथ कोई और डिवाइस नहीं है। आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, लेकिन उसने ये कहा, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो इसका स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज, मगर उसने ये कहा कि अभी जनरेटर को हमने ट्रांसफार्मर की बस के साथ कनेक्ट नहीं किया था और फॉल्ट पड़ गया। तो अब मैंने अगर वोल्टेज को पर यूनिट बनाना है तो जनरेटर की रेटिंग के साथ ही, यानी ये बेस वैल्यू है और ये ही इसकी एक्चुअल वैल्यू है, यही होता है ना पर यूनिट का फार्मूला, एक्चुअल बाय बेस। तो वो जनरेटर की रेटिंग ही ले ली जाती है, यानी इन शॉर्ट ये वैल्यू आपके पास 1 पर यूनिट आ जाएगी, सही है, 1 पर यूनिट। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाता है 5 पर यूनिट, 5 ही आता है नहीं, 5 ही आता है, 1 जी सर 5 ही आ रहा है। जी सर 5 आता है। ठीक। तो 5 पर यूनिट आ गया। अब एक बंदा कहता है मुझे एक्चुअल वैल्यू बताएं, पर यूनिट में नहीं समझ आ रही, तो ठीक है, अगर हमने एक्चुअल वैल्यू बतानी है तो मुझे पहले बेस करंट कैलकुलेट करना है, बिकॉज एक्चुअल ये पर यूनिट, अगर मुझे अपना एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो बेस को पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये करंट की पर यूनिट वैल्यू मेरे पास फॉल्ट करंट की 5 पर यूनिट आ गई, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैंने मल्टीप्लाई क्या करना है बेस वैल्यू से, और बेस वैल्यू भी मैं जनरेटर की रेटिंग से निकाल लूंगा।
तो वो उसने वहां पर निकाली हुई है, वो इस जो MVA और KV का जो फार्मूला है उससे वो कैलकुलेट कर रहा है, तो वो ये वाली आ रही है। ये 125 MVA का जनरेटर है, इतना 15.5 kV की बात है, 3 फेज है, तो 125 अब उसने यहाँ पर 10 पावर 3 लिखा है, तो नीचे K कैंसिल हो गया बाय √3 × 15, तो ये आपकी बेस वैल्यू आ गई। इसके साथ जब वो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये देखें यहाँ पर वो ये कर रहा है, ये उसने इसको लिख दिया मल्टीप्लाई, ये इकट्ठा ही कर रहा है। मैं जो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत छोटा करता है, आपको पता है इसका यही स्टाइल है, वो बहुत शॉर्ट करके लिखता है चीजें। तो वो कह रहा है 1/0.2 मल्टीप्लाई दिस बेस वैल्यू विच इज हियर यू हैव कैलकुलेटेड, इसको वो यहाँ पर IF1 कह रहा है। सो आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये बेस वैल्यू है, मैंने यहाँ पर ये इसलिए नोट लिख दिया, इट इज द बेस वैल्यू एंड नॉट द फॉल्ट करंट, क्योंकि अगर आप इसको IF समझे, हम कहेंगे शायद ये फॉल्ट करंट की वैल्यू है, तो ये फॉल्ट करंट की वैल्यू ये कैसे बन गई, ठीक है, तो वो प्री फॉल्ट वैल्यू है, मैं उधर हो जाऊँ, तो बहरहाल ये हमारी बेस वैल्यू, सिंपल इज दैट। और ये आपके पास एक्चुअल फॉल्ट करंट आ गया प्राइमरी में, सही। तो अगर आप अब ये प्रोटेक्शन के एतबार से देखना चाहते हैं कि सेकेंडरी पे क्या बनेगा, तो पहले आपको सिटी की रेशो लेना पड़ेगी, ये वही काम है जो पहले हम कर चुके हैं। तो ये करंट बन रहा था जो सिटी जो जनरेटर का आपके पास एक्चुअल करंट था या बेस करंट था, और उसी के मुताबिक हम सिटी रेशो लेते हैं। ऐसे ही होता है ना कि जनरेटर इतना ही लोड उठा सकता है जितनी उसकी रेटिंग है, और उसी करंट के मुताबिक हम सिटी रेशो लेते हैं, हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। तो 5000/5 नज़दीकी बनता है, क्योंकि ये 4600 है, तो नज़दीकी हमारा 5000/5 बनता है या 1000/1। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो फॉल्ट करंट है ये सेकेंडरी पे क्या बन जाएगा, 23.28 एम्पेयर्स। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये 23.28 वो एरो के साथ बता रहा है कि डायरेक्टली, क्योंकि C2 जो आपके पास जो C2 लगा CT2 जो लगा हुआ है, यानी जो ये वाला जो सिटी है, जो सेकंड सिटी है, अब इसको सेकेंडरी ना कह दीजिएगा क्योंकि ये जनरेटर है, इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, इसलिए मैं इसको CT2 कह रहा हूँ। ये जो CT2 है इसमें करंट नहीं जा रहा, ठीक है। तो या अगर लेट से कि अगर आपके पास जा भी रहा है, तो उस केस में आपका जो ट्रिपिंग है वो नहीं होगी, और F1 के केस में आपकी ट्रिपिंग हो जाएगी, क्योंकि F2 के केस में अगर जाएगा तो दोनों सिटीज में से जाएगा और आपका नल करंट आ जाएगा डिफरेंशियल में। और अगर F1 में देखेंगे तो एक ये वाला करंट जनरेट होगा जिसको वो एरो से शो कर रहा है, और वो बता भी रहा है ये कि आपका जो IF1 है वो डॉटेड के साथ है इंटरनल फॉल्ट, और IF2 जो है वो सॉलिड लाइन के साथ है, ठीक है। सर ये तो जरा ये रिपीट कर दें सर, ये अब मैं IF1 और बता रहा IF2 हूँ, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। देखें ये दो फॉल्ट वो ले रहा है, और ये बहुत कंप्रीहेंसिव से इसने एग्जांपल बना दी। एक फॉल्ट ले रहा है जोन में और एक ले रहा है जोन से बाहर। आप जो जोन के अंदर फॉल्ट है वो F1 है, जो जोन के बाहर है वो F2 है। करंट की डायरेक्शन वो एरोज से शो कर रहा है जो फॉल्ट करंट की डायरेक्शन है। F1 के लिए डॉटेड डॉटेड ये वाला है, और F2 के लिए सॉलिड लाइन शो करता है, ठीक है। जब फॉल्ट F1 आएगा तो जो CT2 है उसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। 23.28 जो सेकेंडरी एम्पेयर्स हमने कैलकुलेट किए वो उसने डॉटेड के साथ दिखा दिया कि वो आपके पास 87 में आएंगे। जब आपके पास फॉल्ट F2 आ रहा है, नो करंट इज फ्लोइंग इन द डिफरेंशियल बिकॉज द टू सिटीज हैव द सेम करंट। सिर्फ इतनी बात है, और ये वो यहाँ पर बता भी रहा है कि फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट एट F2 23.28 flows through both city secondary circuits and nothing flows in the overcurrent relay. And for the internal fault at F1, the current flows through only one city and the operating coil of 87. So the relay would trip. ठीक है। ये डायग्राम जो है ना, इसमें चूंकि चीजें उसने इकट्ठी कर दी हैं, तो ये ट्रांसफार्मर है, इसके साथ अभी जनरेटर कनेक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले ही फॉल्ट आ गया। उसका मतलब ये बताने का मकसद होता है कि जनरेटर अनलोडेड था, अनलोडेड, ठीक है, यानी उसमें उस पर कोई भी लोड नहीं डाला। लिहाजा हमने इसलिए कोई भी लोड करंट के कितना लोड चल रहा था, प्री फॉल्ट कंडीशन क्या थी, और जो भी एनालिसिस की चीजें हैं वो हमने बिल्कुल हज़फ कर दी। The thing is very simple that the generator was totally unloaded
व्हेन F1 और F2 जो भी आप फॉल्ट देखना चाहें या कंसीडर करना चाहें, पढ़ना चाहें, वो आ गया। एक ही वक्त में दोनों नहीं आए, बारी बारी पढ़ने हैं। पहले F1 पढ़ लें, वो इंटरनल फॉल्ट है। वो कह रहा है दोनों फॉल्ट आएंगे मगर करंट एक ही फ्लो करेगा। एक के लिए रिले ट्रिप करेगी, एक के लिए नहीं करेगी। सर करंट यानी सेम कि जब होगा दोनों। यानी कि सर जब इंटरनल फॉल्ट आएगा तो सर जब रिले हमारी पिकअप करेगी, F2 बिल्कुल, जब एक्सटर्नल आएगा उस पर रिले पिकअप नहीं करेगी। रिले पिक नहीं क्योंकि करेगी दोनों जबकि दोनों यानी फॉल्ट कि सर करंट वो सेम। दोनों करंट सेम हो जाएंगे, सब कोई डिफरेंस हाँ, जीरो जगह, फिर रिले पिकअप नहीं होगी। ठीक है सर। रिले पिकअप नहीं होगी। और जो एक बात है जो मैं बता रहा हूँ वो ये कि फॉल्ट करंट फॉर बोथ द फॉल्ट्स इज सेम। फॉल्ट करंट फॉर बोथ द फॉल्ट्स इज सेम बिकॉज जी बहुत सर ऐसे थोड़े है। से डिफरेंस के साथ वो आ रहे हैं और कोई भी नेटवर्क की ऐसी कंडीशन ऐड नहीं हो रही जो F2 को डिफरेंट कर दे F1 से। सही है, कोई भी मजीद इम्पिडेंस नहीं है, मतलब देयर इज नो सम इम्पिडेंस इन्वॉल्व बिटवीन F1 एंड F2 कि आप कह सकें कि अच्छा जी F1 और F2 के करंट्स में डिफरेंस आ गया, ऐसा नहीं। इसीलिए उसने एक ही दफा करंट कैलकुलेट किया फॉल्ट का और कह दिया कि जब आप F1 स्टडी करें तब भी इसी करंट को ले लें, F2 स्टडी करते हैं तब भी इसी करंट को ले लें। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल है बस उसने दी है जस्ट टू कह लो कि हमारे लिए तो एक रिवीजन ही है क्योंकि हमने डिफरेंशियल आगे भी पढ़ा है कि जस्ट टू शो के हाउ डिफरेंशियल वुड ऑपरेट फॉर 125 MVA जनरेटर 15.5 kV। ठीक है, और ये अगर उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हों विच इज 0.2 पर यूनिट तो वो उसको पर यूनिट से एक्चुअल में लेकर आ रहा है, तभी हमें पता चलेगा ना कि सेकेंडरी में करंट कितना जा रहा है या रिले में। ठीक है तो जी ओके। यस सर। ठीक है, यस सर ठीक है। ओके सर। तो बस आज के लिए इतना ही है। बाकी जो है अपना मिड का जो कोर्स है मैं पहले बता चुका हूँ, चैप्टर 3 है, 4 है और जो आपका हमने 8 पढ़ा है उसका कुछ पोर्शन हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जहन में रखें। बाकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं और उसको बाकी जो अभी टाइम टेबल है अभी तक तो आया नहीं है, अभी मैं मेल दोबारा देख लेता हूँ, मे भी आ गया हो। सर इसके स्टानले के सर सॉल्यूशन मैनुअल है सर आपके पास? स्टानले के जो सॉल्यूशन मैनुअल है वो आप सर्च कर लें, मे भी मिल जाए आपको। सर वो नहीं मिल रहे ना। तो उसको जो एग्जांपल है उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लो। ओके सर ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ अन वो है अपना रिजॉल्व तो वो आप डिस्कस कर लें, पूछ लें। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, मेरा ख्याल है आपका नेक्स्ट लेक्चर में भी हो कोई। यस। ठीक है, तो ठीक है फिर मैं LMS देखते रहिएगा, LMS में भी चीज़ें मैं ज़रूर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, चलो ओके फिर, अल्लाह ओके सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।